तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं बेसिकली। इन टॉपिक्स को देखते हैं। तो इसमें मेनली क्या है ना, ये एप्रिसिएशन आ जाएगा आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है। ठीक, जैसे है ना, एक सिंपल सा कर्व लेते हैं जिससे आप फैमिलियर हैं, y इज इक्वल टू 2x+3, है ना। ये इक्वेशन यदि अपन लिखें तो आप देख के पहचान सकते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन को यदि हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें, dy/dx इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। पर ये हमको दिख ही रहा है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये तो अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं डेफिनेशन में कि किसी भी इक्वेशन में यदि डिफरेंशियल आ जाए तो वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर्व से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, है ना। ये तो दिख रहा है। अच्छा, अब क्या ये हम कह सकते हैं कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट करती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें ये वाला एक्सप्रेशन, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x+c1 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 2x+3 नहीं आया, 2x+c1 आ गया। अच्छा, अब ये 2x+c1 जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है ना। इसको एक बार देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं जरा। अब आप देखें, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया अपन ने। y इज इक्वल टू 2x+3 वाली लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, दिख रहा है। अच्छा, अब इस वाले केस में ये c1 जो है ये तो वेरी कर सकता है। एक स्पेसिफिक कर्व के लिए कांस्टेंट है c1, कांस्टेंट अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। पर ये अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, और अलग अलग वैल्यूज लेने से होगा क्या, है ना। आप विजुलाइज कर ही सकते हैं कि यही वाली स्ट्रेट लाइन स्लोप तो सेम ही रहेगा, पर ये अपने पास में ढेर सारी स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये c1 की वैल्यू जो है वो वेरी करती जाएगी, वैसे वैसे अपने पास में अलग अलग स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट करती है ना। हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। और ये फैमिली ऑफ कर्व्स इस केस में क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन ने बनाई थी, है ना, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख रहे हैं। और ये जो c1 है इसको अपन क्या बोलते थे, है ना, जब इंटीग्रेशन में अपन यूज करते थे इसको अपन क्या बोलते थे, एक कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग अलग वेरी कर सकता है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है। और कुछ बुक्स में आपको, है ना, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर होगा उसमें ये वाला कांस्टेंट, इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, पैरामीटर, है ना, एक ही चीज है। अच्छा, अब एक और इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू ax+b, जहाँ पे a और b जो है ना, वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं ये वाली इक्वेशन जो है वो इस वाली फैमिली से थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिफरेंट बनेगी। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन से, है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, ये भी फैमिली ऑफ कर्व्स है, तो हमारा एम क्या होता है, ये आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट्स हैं इनको हटाना। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे अपन, dy/dx इज इक्वल टू a, एक बार डिफरेंशिएट किया, अभी भी एक कांस्टेंट आ रहा है, हमने एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, d2y/dx² इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई अपने पास में जो इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इस फैमिली ऑफ कर्व्स को यदि आपको विजुलाइज करना हो, है ना, कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो उसको भी एक बार देखते हैं अपन। तो पहले केवल यदि ये फैमिली ऑफ कर्व्स अपन ले लें, y इज इक्वल टू ax, है ना, ये सारी स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है और इनका स्लोप वेरी कर रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो किस तरह की हो जाएंगी, इस तरह की हो जाएंगी। स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है ना, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो गई। और इसी में हम एक कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं। तो अब आप कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लें, है ना, जैसे आपने सपोज ये वाली स्ट्रेट लाइन ले ली। अब इसके साथ में जब बी वेरी करना शुरू करेगा तो अपने पास में फैमिली ऑफ कर्व्स क्या आ जाएंगी, ये फैमिली ऑफ कर्व आ जाएगी। आप देख लें सेम स्लोप के साथ में, जैसा अपन ने, है ना, इस वाले केस में किया था सेम चीज। फिर किसी दूसरी लाइन का स्लोप फिक्स करके और फिर आप बी चेंज करेंगे तो फिर दूसरे सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएंगी। आप देख रहे हैं, तो विजुलाइज तो हो ही गया, है ना। तो अब इस ग्राफ को मैं हटा देता हूँ, है ना, स्पेस को यूज करेंगे। ये जो सिंपल एक्सरसाइज जो अभी अपन ने की,
डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की, है ना, यही प्रोसेस है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किससे बनाई, फैमिली ऑफ कर्व से। तो अपनी पहली फैमिली ऑफ कर्व्स क्या थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी वन, है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व। इससे हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई थी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक। और दूसरी हमने फैमिली ऑफ कर्व क्या लिया, ए एक्स प्लस बी, और इससे हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखने वाला पॉइंट क्या है, पहली वाली इक्वेशन में आर्बिटरी कांस्टेंट कितने थे, एक आर्बिटरी कांस्टेंट था। तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल से हमारा काम हो गया, हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन में यदि जैसे इस वाले केस में दो आर्बिटरी कांस्टेंट्स थे, तो दो आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हमको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई अपने पास में। तो इस चीज को ध्यान में रखें, यदि अपने को फैमिली ऑफ कर्व यदि दे रखा है तो इस चीज को ध्यान में रखें कि फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिटरी कांस्टेंट या पैरामीटर दिए हुए हों, तो नॉर्मली उतनी बार ही हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए। मैं नॉर्मली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, है ना, ये क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। एक एग्जांपल करेंगे, उसमें क्या मतलब, ऐसे फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन में देखने में कांस्टेंट ज़्यादा दिखते हैं बट एक्चुअल में कांस्टेंट ज़्यादा होते नहीं है ना। वो एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा वाला फ्रेज अपन यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस, कि डिफरेंशियल इक्वेशन यदि अपने को दे रखी हो तो फैमिली ऑफ कर्व्स को डिराइव करना, वो उसका सॉल्यूशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन हो गया। बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स लाना है अपने को, ठीक। अच्छा, अब इसी में है ना सॉल्यूशन निकालने के कंटेक्स्ट में एक एस्पेक्ट और देख लें कि यदि ये जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है अपने को और इससे रिलेटेड फैमिली ऑफ कर्व तो ये है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक, ये तो ठीक। और अब इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको यदि एक स्पेसिफिक कर्व तक पहुंचना है तो हमको क्या एक कंडीशन और दे रखी होगी, है ना, एक कंडीशन और एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और दे रखी होगी, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। और वो इनिशियल कंडीशन क्या हुई, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जिसके थ्रू ये वाला ग्राफ पास कर रहा है। तो अपने पास तो अलग अलग ढेर सारी स्ट्रेट लाइंस आ गई थी ना, तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करें एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासेस थ्रू से 0,3, है ना, 0,3 के थ्रू ये पास करती है इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जितने फैमिली ऑफ कर्व हमारे पास में आए थे वो सब पैरेलल थे, तो एक यूनिक कर्व आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। और इस इनिशियल कंडीशन को यूज करके हम ये C1 की वैल्यू पता कर लेते हैं, ये जो C1 दे रखा है ना, C1 की वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे इस वाले केस में 0,3 यदि हम डाल देंगे तो C1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, C1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, दिख रहा है। y की वैल्यू 3 डाल दें, x की वैल्यू 0 डाल दें तो C1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। और C1 की वैल्यू 3 आ गई तो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एक स्पेसिफिक कर्व आ गया, फैमिली ऑफ कर्व से एक स्पेसिफिक कर्व आ गया ये अपने पास, ठीक। तो अगले वीडियो में है ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के है ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको है ना और क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद में है ना इस टॉपिक का जो मेन सब टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, बड़ा टॉपिक यही है ना, उसको और डिटेल में देखेंगे अपन।